नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बलात्कार क्यों और कब तक इस विषय का बहुत विस्तार से अध्ययन करेंगे। 7-8 पेज का पूरा यह डॉक्यूमेंट है, एक निबंध है। पहले इस एक आंकड़े पर नज़र डालें कि भारत में पिछले 10 सालों में रेप के कितने मामले दर्ज किए गए हैं। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार है, जो कि चैट जीपीटी से ढूंढने पर मिल जाएगा। 2014 में 36,000 मामले जो है दर्ज हुए हैं रेप के, 36,000। 2015 में 34,000, 38,000, 32,000, 33,000, 32,000, 28,000, 31,000, 31,000, 29,000। यानी लगभग पिछले 10 साल में औसत रूप में हम देखें तो 30 से 35,000 मामले जो हैं हर साल दर्ज किए जाते हैं रेप के भारत में। ये तो वो मामले हैं जो दर्ज किए जाते हैं, और इसका कम से कम 2 गुना 3 गुना मामला तो ऐसा होगा जो दर्ज ही नहीं किए जाते हैं। यानी ये आंकड़ा लगभग 1 लाख जो है आराम से मान सकते हैं, जो हर साल भारत में होते ही होते हैं। इससे कम नहीं, ज़्यादा भले हो जाएं। देखते हैं कि इस वीडियो में कि कौन करते हैं रेप, कैसे व्यक्ति करते हैं रेप, उनकी क्या मानसिकता होती है, आदि आदि बहुत सारे विषयों पर इसमें लिखा हुआ है। एक कविता से शुरुआत हुई है कि झूठ नहीं बोलेंगी हवाएं, झूठ नहीं बोलेंगी पर्वत शिखरों पर बची हुई थोड़ी सी बर्फ, झूठ नहीं बोलेंगे चिनारों के शर्मिंदा पत्ते, उनसे ही पूछो सुमित्रा के मुंह में चीथड़े ठूंस कर उसे कहाँ तक घसीटती ले गई उनकी जीप अपने पीछे बांध कर। बलात्कार मानव सभ्यता के विकास के उन तमाम दावों को झुठलाता है जहां मानवीय गरिमा निर्विवाद माना गया है। अपने स्वरूप को घृणित होने के साथ साथ यह अपने प्रभाव में और भी अधिक घृणित है, अर्थात अन्य घटनाओं से इतर इसमें पीड़ित को ही सामाजिक बहिष्कार समेत अन्य तमाम प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, महिला को ही। बलात्कार सिर्फ शारीरिक बल द्वारा किया गया यौन दुराचार नहीं है, बल्कि इसके दायरे में वे तमाम यौन शोषण आते हैं जिन्हें किसी दबाव के कारण किया जा रहा होता है। दरअसल बलात्कार एक जटिल फिनोमिना है, और अलग अलग बलात्कार की घटनाओं के पीछे कुछ समान और कुछ भिन्न कारण काम करते हैं। हरियाणा, दिल्ली, मणिपुर और बस्तर में हुई बलात्कार की घटनाओं को एक तरीके से नहीं समझा जा सकता। इसी तरह पिता, चाचा, मामा, भाई या पड़ोसी द्वारा किया गया बलात्कार अलग समझ की मांग करता है। देख लो बबुओं, पिता, चाचा, मामा, भाई, पड़ोसी। भाई मतलब समझ रहे हैं, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, मौसी का लड़का, पड़ोसी का भैया, आस पड़ोस का भैया, वो सब भैया आ जाते हैं। जिसको लड़कियां अक्सर कहती हैं भैया है, वही भैया जो है रेप करता है। अमीरों द्वारा गरीब महिलाओं से बलात्कार में ठीक वे कारण काम नहीं करते जो किसी गरीब द्वारा किसी अमीर महिला से बलात्कार के मूल में होते हैं। यानी सब बलात्कार की जो चीज़ें हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी अलग अलग हैं। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बलात्कार सिर्फ महिलाओं, लड़कियों, बच्चियों के साथ नहीं होता। छोटी उम्र के लड़कों, तृतीय लिंगियों और पशुओं के साथ भी होता है। इस विविधता से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि बलात्कार के मूल में यौन इच्छा की आक्रामकता एक कारण के रूप में भले मौजूद हो, पर वास्तव में वह न तो अकेला कारण है और न ही सबसे महत्वपूर्ण। इसलिए बेहतर होगा कि बलात्कार के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखते हुए उसके कारणों पर विचार करें कि भैया क्यों करता है, चाचा क्यों करता है, कोई व्यक्ति पशु से क्यों कर रहा है, तृतीय लिंगी बच्चों से क्यों कर रहा है, सब अमीर महिलाओं के साथ गरीब व्यक्ति क्यों कर रहा है, गरीब महिला के साथ अमीर व्यक्ति बलात्कार क्यों कर रहा है।
सब के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग प्रारूप हैं, उनको अलग अलग संदर्भों में देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। पहले इस प्रश्न पर गौर करना अधिक समीचीन होगा कि उत्तर पूर्व के मातृसत्तात्मक मैट्रियार्कियल समाजों की तुलना में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे प्रांतों में बहुत ज़्यादा बलात्कार क्यों होते हैं। यानी पहला कारण समझने का प्रयास कर रहा है कि पैट्रियार्कियल माइंडसेट जो है वो बलात्कार का एक बड़ा कारण इसके माध्यम से स्थापित करने का प्रयास हो रहा है कि उत्तर पूर्व में मातृसत्तात्मक समाज है, मैट्रियार्कियल सोसाइटी है, जबकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश में पैट्रियार्कियल सोसाइटी है। तो इस पैट्रियार्कियल सोसाइटी में बलात्कार ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? दरअसल यह कानून व्यवस्था से ज़्यादा समाज और संस्कृति का मसला है। इसकी जड़ें पुरुषवादी सामाजिक संरचना या पितृसत्ता पैट्रियार्की में धंसी है। ऐसे समाजों में बच्चों की परवरिश की प्रक्रिया लिंग भेद के मूल्यों पर टिकी होती है, जिसकी वजह से बचपन में ही यौन आक्रामकता के बीज पड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर लड़कियों को नहीं, बचपन से ही बंदूक, तीर कमान, तलवार जैसे मर्दाना खिलौने दिए जाने का परिणाम यह होता है कि इन हथियारों के मूल में बसी हिंसा की भावना उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगती है। उनके साहस, लड़ाकूपन, आक्रामकता, शारीरिक मजबूती जैसे लक्षणों की प्रशंसा की जाती है और विनम्रता, संवेदनशीलता, अनुभूति प्रवणता जैसे गुणों का मजाक उड़ाया जाता है। अगर कोई लड़का विनम्र है, संवेदनशील है, अनुभूति प्रवणता वाला व्यक्ति है, रो देता है, सेंसिटिव है, थोड़ा सा विनम्र है, तो उसको माना जाएगा कमज़ोर है। तो भाई वो मजबूत बनेगा। फिर जब मजबूत बनेगा तो उसके अंदर लक्षण भी वैसे आएंगे। तो पैट्रियार्की माइंडसेट का एक उदाहरण ये भी है कि मर्द को दर्द नहीं होता, ये समझना। मर्द के आंख में आंसू अच्छे नहीं लगते, ऐसे उसके दिमाग में मानसिकता रोपित कर देना। इसके कारण से उनमें कठोरपन आ जाता है और वे ऐसी कृत्य करते हैं। तो अब से यदि कोई पुरुष भी विनम्र है, संवेदनशील है, अनुभूति प्रवण है, तो उसका मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। एक पुरुष को भी विनम्र होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, अनुभूति प्रवण होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, उसके भी अश्रु छलकने चाहिए। किसी लड़के की आंख से 2 बूंद आंसू बह जाएं तो उसे लड़की कह कह कर उसका जान जीना मुश्किल कर दिया जाता है। ये सब पैट्रियार्की माइंडसेट की निशानी है। बहुत सारे सो कॉल्ड फेमिनिस्ट भी ऐसी बातें कहते हुए पाए जाते हैं कि अगर ये नहीं कर सकते तो चूड़ियाँ पहन लो। ये चूड़ियाँ पहन लो भी मानसिकता किस बात की है? ये दिखा रहा है कि चूड़ियाँ पहनना कमज़ोर की निशानी है। रो रहे हो क्या लड़की हो, ऐसी बातें कहना भी पैट्रियार्की की निशानी है। लेकिन मूर्ख इंसान समझ नहीं पाते कि उनके मुंह से जो लफ्ज़ निकल रहे हैं वो पैट्रियार्की को बढ़ावा दे रहे हैं या इक्वलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। दावा करते हैं समानता का, लेकिन उनकी बातों में, उनके विचारों में, उनकी मानसिकता में असमानता खुद ही झलकती है। लेकिन बस यहाँ वहाँ से प्रेरणा पा करके उनको फेमिनिज्म का एक चस्का चढ़ता है, लेकिन उनको दरअसल उसकी मीनिंग सही से नहीं पता होती है या उसकी व्याख्या वो विकृत रूप में करते हैं। फेमिनिज्म का अगर उदाहरण देखना है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अच्छा कहाँ दिखेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जो 2 महिला नेतृत्व कर रही थीं, जो पूरे देश को संबोधित कर रही थीं, पूरे जो हाल खबर था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रही थीं, एक सोफिया कुरैशी नाम था, एक कुछ और नाम था। तो वो सब फेमिनिज्म के उदाहरण हैं, वो सब इक्वलिटी के उदाहरण हैं, वो सब जेंडर जो इक्वलिटी होता है या सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, उसका उदाहरण ये सब हैं। ना कि क्लब में
अर्धनग्न अवस्था में डांस करना या मदिरा पान करना, सिगरेट पान करना या अंग प्रदर्शन करना, ये कतई फेमिनिज्म नहीं है। इसको कहते हैं नंगापन। तो नंगेपन और फेमिनिज्म में अंतर होता है, इक्वलिटी में अंतर होता है। उसे घर के काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, क्योंकि उन कामों के लिए तो माँ बहनें हैं ही, और बाद में पत्नी होगी। अब इसका ये मतलब नहीं कि अब किसी कार्य को जो है वो मतलब गलत कह दिया जाए। कार्य अपने आप में सही है, लेकिन किसी कार्य को किसी लिंग विशेष के लिए ही आरक्षित कर देना ये उचित नहीं है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि केवल इस कारण से कि ऐतिहासिक रूप से कोई कार्य किसी के लिए आवंटित किया जा चुका है तो अब वो काम वो लिंग करेगा ही नहीं या करेगी ही नहीं। काम अपने आप में अच्छा बुरा नहीं, बस उसका एक निर्धारण कर देना, आवंटन कर देना, उस चीज़ का आरक्षण कर देना, वो सही नहीं है। लेकिन आजकल जो है केवल ये काम वो करेंगे ही नहीं, या अगर ये काम कर दे तो वो कहीं इक्वलिटी के खिलाफ ना हो जाए, ये तो बड़ा गंदा काम है। उस मतलब एक दिमाग विकृत हो जाता है, समझने बूझने की क्षमता नष्ट हो जाती है। इसलिए वो फेमिनिज्म का झंडा उठाने वाले भी मूर्ख कई बार मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। अब देखिए आगे कुछ उदाहरण और दिए हैं। उसे राजा बेटा कहकर संबोधित किया जाता है, जबकि बेटी के लिए इसका समतुल्य संबोधन व्यवहार में नहीं आता। ऐसी परवरिश से वह खुद को औरत का मालिक समझने लगता है। जिस तरह उसकी माँ उसके पिता की गुलामी झेलती है, वैसे ही वह भी पत्नी के रूप में गुलाम की खोज करता है। वह पत्नी को तथाकथित आर्थिक सुरक्षा देकर बदले में उसकी आज़ादी ही नहीं लेना चाहता, बल्कि उसे वस्तु की तरह इस्तेमाल करने का हक भी हासिल कर लेना चाहता है। वह शादी भी करता है तो घोड़ी पर बैठकर और तलवार टांग कर, जैसे कि युद्ध लड़ने या अपहरण करने जा रहा हो। लड़की के घर वाले भी कन्यादान करते हैं, मानो उसे कोई वस्तु सौंप रहे हों। सुहागरात के कोमल अवसर पर भी लड़का युद्ध जीतने के मूड में रहता है। वह साबित कर देना चाहता है कि उसने पत्नी के शरीर को भोगने का मुक्त लाइसेंस हासिल कर लिया है। कुछ समुदायों में तो प्रथा है कि सुहागरात की सेज पर बिछाई गई सफ़ेद चादर पर अगर सुबह लाल धब्बे न मिले तो लड़के के पुंसत्व पर संदेह किया जाता है। यौन संबंध के लिए पत्नी की सहमति इन समुदायों के पुरुषों की कल्पना से परे की वस्तु है। पत्नी का बलात्कार उनका दैनिक और विवाह सिद्ध अधिकार बन जाता है। औरतों के प्रति लंबे समय से संचित यही दृष्टिकोण जब सड़कों पर उतरता है तो बलात्कार कहलाता है। यह एक अजीब सा सच है कि बलात्कार की अधिकांश घटनाएं घर परिवार के भीतर या आस पड़ोस में घटती हैं। ये लाइन एकदम गौर करने वाली बात है। यह एक अजीब सा सच है कि बलात्कार की अधिकांश घटनाएं घर परिवार के भीतर या आस पड़ोस में घटती हैं। ये घटनाएं तात्कालिक यौन तनाव का परिणाम न होकर लंबी योजना का परिणाम होती हैं। इनमें से अधिकांश मामले तो कभी सामने आ ही नहीं पाते। घर परिवार के भीतर माने क्या? बुआ, मामा, पड़ोसी, मौसी का लइका, जिसको हम कहते हैं भैया। तो अधिकांश मामले तो कभी सामने आ ही नहीं पाते, अधिकांश मामले। और 90% से ज़्यादा मामले घर परिवार के भीतर और आस पड़ोस में घटती हैं। जो रिपोर्ट नहीं की जाती हैं वो लगभग 90% ऐसे मामले हैं जो मतलब यहाँ पर होती हैं, और उसमें से 2/3 से ज़्यादा मामले ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं की जाती हैं। मतलब एक असली मामला जो है वो लाख, सवा लाख, 1.5 लाख भी जा सकता है हर साल का। रिपोर्ट की जाती हैं 30 से 35 हज़ार, मामले जाते होंगे सवा लाख, 1.5 लाख, इससे कम नहीं। क्योंकि शिकायत करने पर औरत को ज़्यादा नुकसान होता है। गौरतलब है कि पितृसत्तात्मक समाज में औरत की पूरी जिंदगी इस बात पर टिकी होती है कि उसका पति और परिवार उसे बेघर न कर दें। अर्थात स्त्री की यह विवशता हो गई है कि वह परिवार जैसे संस्था पर आश्रित रहे, भले ही इस संस्था से उसके शोषण को वैधता मिलती हो।
लड़कियों को आमतौर पर न शिक्षा मिलती है, न ही पैतृक संपत्ति में हिस्सा। राज्य की ओर से कोई ठोस सामाजिक सुरक्षा भी उन्हें नसीब नहीं है। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ यही है कि उन्हें कैसा पति और कैसी ससुराल मिलेगी। इसलिए बेटी की परवरिश का केंद्रीय बिंदु यही होता है कि कैसे उसे बेहतर पति के लायक बनाया जाए। इस योजना को बाधित कर सकने वाली हर संभावना से बचने की कोशिश की जाती है। बलात्कार ऐसा ही एक खतरा है जो लड़की या स्त्री की सारी भावी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। समझे भैया? बलात्कार अगर हो गया तो ऐसा खतरा है जो लड़की स्त्री की सारी भावी आने वाली सारी जिंदगी चौपट कर देगी, चौपट। हमारा समाज स्त्री की पवित्रता उसके शरीर से तय करता है, मन से नहीं। वह बलात्कार को स्त्री के साथ हुई एक साधारण दुर्घटना के रूप में नहीं लेता, बल्कि उसे विवाह और सामाजिक संबंधों से बेदखल कर देता है। अगर बलात्कार हुआ है, ज़बरदस्ती हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसको एक दुर्घटना के रूप में लिया जाना चाहिए, उसके प्रति संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए। लेकिन उसमें एक बड़ा सा यदि लगा हुआ है, यदि बलात्कार है तो। औरत जिसके पास सामाजिक सुरक्षा का एकमात्र विकल्प परिवार है, इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकती। इसलिए बलात्कार हो भी जाए तो अधिकांश मामलों में वह ना तो शिकायत करती है, ना ही पलटकर जवाब देती है। धीरे धीरे वह सब कुछ सहन कर लेने की आदी हो जाती हैं, जो कि करना नहीं चाहिए। ये खुद के साथ और अन्य लड़कियों के साथ अन्याय है। गौरतलब है कि लगभग 90% से ज़्यादा रिपोर्टेड बलात्कार घर के भीतर या आस पड़ोस में होते हैं भैया। 90% से ज़्यादा रिपोर्टेड जो रेप केसेस हैं, 90% से ज़्यादा वो घर के भीतर मतलब रिश्तेदार भी आ गए उसमें, चाचा, मामा, फूफा के लड़के, बुआ के लड़के, मौसी के लड़के, सब आ गए। यह भी सच है कि घरों के अंदर के अधिकांश बलात्कार कभी सामने नहीं आ पाते, क्योंकि वे उन्हीं पुरुषों द्वारा किए जाते हैं जिनका काम उस महिला को सुरक्षा की गारंटी देना है। अगर वे उसे छोड़ दें तो स्त्री के लिए जिंदगी खुद एक चुनौती बन सकती है। दूसरे स्तर पर बलात्कार एक दमनकारी कार्यवाही की भूमिका के रूप में सामने आता है। इस भूमिका में इसका इस्तेमाल किसी परिवार या समूह को नीचा दिखाने, ऐसा भी होता है खैर, किसी परिवार या समूह को नीचा दिखाने या उससे बदला लेने के लिए होता है। देखा जाए तो लड़कों द्वारा दी जाने वाली गालियां आमतौर पर दूसरों की माँ या बहन के बलात्कार करने की धमकियां ही होती हैं। सीधी सी बात है कि किसी भी माँ या उस उम्र की महिला के प्रति यौन आकर्षण तो इसका कारण नहीं हो सकता, तो फिर ऐसी गालियाँ किस ओर इशारा करती हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस बात में छिपा है कि हमारे समाज ने औरतों को यौन शुचिता को घर की इज्जत का प्रतीक बना दिया गया है। किसी घर या समुदाय की इज्जत तारदार करनी हो तो उसकी औरतों का बलात्कार करना सबसे सरल उपाय समझा जाता है। उदाहरण के लिए फूलन देवी का गैंगरेप यौनिक नहीं, जातीय दमन का मामला था। सांप्रदायिक दंगों के दौरान हमेशा दबंग समूह कमज़ोर समूह की औरतों का बलात्कार करते हैं, चाहे वह गुजरात का मामला हो या भागलपुर का। अगर बलात्कार के आंकड़ों को गहराई से देखें तो पाएंगे कि अधिकांश मामलों में यह सिर्फ यौन क्रिया का मामला न होकर दोहरे या तिहरे दमन का मामला होता है। इसे दमनकारी कार्यवाही के प्रतीक के रूप में के कारण ही ऐसा बलात्कार में बात यौन क्रिया तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि उससे आगे बढ़ जाती है। कई लोग क्रूरता से औरतों का अंग भंग कर देते हैं, तो कुछ अप्राकृतिक सेक्स तथा मारपीट करके उन्हें नोच डालने की कोशिश करते हैं। यह सब इसलिए होता है कि दूसरा समुदाय डर जाए। डराने के लिए सॉफ्ट टारगेट्स के तौर पर महिलाओं को चुना जाता है। एक कविता है, बलात्कार किए जाने और सीमेंट के खड़े जीने से धकेल दिए जाने में
कोई फर्क नहीं, सिवाय इसके कि उस हालत में भीतर भीतर रिश्ते हैं जख्म। बलात्कार किए जाने और ट्रक से कुचल दिए जाने में कोई फ़र्क नहीं, सिवाय इसके कि उसके बाद मर्द पूछता है मज़ा आया। इसका मतलब यह नहीं कि बलात्कार में यौन आक्रामकता की कोई भूमिका नहीं है। यौन आक्रामकता की भूमिका भी है। यौन भूख। बड़े शहरों में होने वाले बलात्कार की वारदातों में इसकी भी बड़ी भूमिका है। तो पहले हम देखें कि पैट्रियार्की के कारण, दूसरा देखें जिसमें दमनकारी कार्यवाही के रूप में, तीसरा यौन आक्रामकता भी कारण है। दरअसल किसी समाज में यौन इच्छाओं की तीव्रता और उसकी संतुष्टि के अवसरों में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। किसी समाज में यौन इच्छाओं की तीव्रता और उसकी संतुष्टि के अवसर में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। इस संतुलन का अभाव बलात्कार की वारदातों के लिए उर्वर भूमि का काम करता है। समस्या यह है कि बड़े शहरों की संस्कृति ने पिछले कुछ समय में जिस अनुपात में यौन इच्छाएं भड़काई हैं, उस अनुपात में हर वर्ग को उनकी पूर्ति के अवसर मुहैया नहीं कराए हैं। खासतौर पर बड़े शहरों का निम्न वर्ग इस वंचन का भयानक शिकार है और यही कारण है कि बड़े शहरों में रिपोर्ट किए जाने वाले बलात्कार की घटनाओं में निम्न तथा निम्न मध्य वर्ग के आरोपी बहुत ज़्यादा अनुपात में होते हैं। इस बात को कुछ विस्तार में समझा जाना चाहिए। हम जानते हैं कि शहरों में मीडिया और इंटरनेट की सघन उपस्थिति यौन अभिव्यक्तियों, विशेषतः पोर्न को सहज उपलब्ध बना देती हैं। वैसे तो पोर्न हर युग में रहा है, पर आज का ऑडियो वीडियो विजुअल पोर्न प्रभाव पैदा करने की ताकत में अपना सानी नहीं रखता। देसी विदेशी पोर्न की सहज उपलब्धता किशोरों और युवाओं, विशेषतः लड़कों को उसका दीवाना बना देती हैं। वे रात दिन नए यौन अनुभवों की कल्पना में डूबे रहते हैं। टीवी पर दिखाए जाने वाले कई विज्ञापन उनकी यौन इच्छाओं को गैर ज़रूरी तौर पर भड़काते हैं। यह बात विशेष रूप से परफ्यूम, कॉन्डोम, अंडरवियर आदि के विज्ञापनों में दिखती भी है कि लड़का परफ्यूम छिड़का, लड़की सनसना के उसकी गोदी में लिपट गई। तो ये सब दिखा रहा है तो बढ़िया बढ़िया परफ्यूम लगाएगा, बढ़िया बढ़िया बुशर्ट पहनेगा ताकि लड़की झंझनाते हुए उसके पास चली जाए। बुलेट चलाएगा तो एकदम कान फाड़ देगा कि लड़की उसी से ही आएगी ताकि उनका फटफटिया सुन करके। और जो लड़की चली भी जाए तो उसका ही क्या ही कहना, फिर छोड़ो, उस पर कमेंट करना उचित भी नहीं है। जिनमें सुंदर लड़कियों का भयानक वस्तुकरण होता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन। उनको सुंदर सुंदर नग्न छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कपड़े पहनाते हैं ताकि उनका अंग प्रदर्शित हो। तो अंग प्रदर्शित करना जो है उनकी यौन इच्छाओं को आक्रोशित करता है प्रकार से। ऐसा इसमें कहना चाह रहा है, ऐसा मेरा विचार नहीं है कि नन्हे मुन्ने कपड़े उनको पहना करके भेज देते कि जा बच्ची अपने तन बदन दिखा। फिल्मों के आइटम सॉन्ग ऐसा छलकारे मार मार के नाचती है हीरोइन, ऐसा झटक झटक के नाचती है कि रिक्शा चलाने वाला एकदम मतलब टनटना के खड़ा हो जाए वो। फिल्मों के आइटम सॉन्ग तथा अन्य कामुक दृश्य भी यौन इच्छाओं को उत्तेजित करते हैं। ये सारे दृश्य उन युवाओं के अवचेतन मन पर धीमे धीमे असर डालते रहते हैं। पोर्न साइट्स देख देख कर वे अपनी इच्छित प्रेयसियों की छवियां गढ़ते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां एक और युवाओं पर इन यौन प्रतीकों का आक्रमण बढ़ा है, वहीं करियर बनाने की प्रतिस्पर्धा भी कठिन हुई है, जिसके कारण विवाह की औसत उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। आज के शहरी युवा को एक लंबा समय इस अंतर्विरोध के साथ गुजारना होता है। इसका सीधा परिणाम है कि यौन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए विवाहेतर संस्थाओं की भूमिका बढ़ रही है। गर्भ निरोधकों के विकास ने यौन इच्छाओं की पूर्ति से जुड़े वे खतरे भी खत्म कर दिए हैं जो पहले की पीढ़ियों को
यौन सुखों से दूर रहने के लिए बाध्य करते थे। मतलब कि गर्भ निरोधक गोली खाओ, कंडोम का यूज करो और यौन इच्छा की पूर्ति करो। वे युवा इस माहौल के कारण लगभग रोगी जैसी हालत में रहते हैं, पर यह एक ऐसी बीमारी है जो सम्मोहित और मदहोश करती है। वे इससे बचना नहीं चाहते, चाहे भी तो मित्र समूह के दबाव के कारण नहीं बच सकते। सड़कों पर चलते समय वे आसपास दिख रही लड़कियों और महिलाओं में स्वाभाविक तौर पर वही छवि खोजते हैं। एक कविता फिर से आई। बलात्कारी तुम्हारे प्रेमी का भाई है। बलात्कारी कौन है? तुम्हारे प्रेमी का भाई। वह सिनेमा घर में बैठता है तुमसे सट कर, ट्रेन में, बस में, गाड़ी में बैठता है तुमसे सट कर, पॉपकॉर्न खाता हुआ। बलात्कार पनपता है सामान्य पुरुष के कल्पना आलोक में, जैसे कूड़े के ढेर पर गुबरैला। बलात्कार का भय एक शीतलहर की तरह बहता है, हर समय चुभता किसी औरत के कुबड़ पर। सार यह है कि हम यौन इच्छाओं के विस्फोट के युग में रहते हैं। हमारे समय के लोगों की जितनी रुचि यौन अनुभवों या यौन आकांक्षाओं में है, उतनी शायद कभी नहीं थी। यह भूख साधारण और नैसर्गिक नहीं है। इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा बाजार, फिल्मों, गीतों और पोर्न द्वारा रचा गया है। सवाल उठता है कि जिस समाज में यौन इच्छाएं इतनी भयानक तरीके से बढ़ी हुई हैं, वहाँ उनकी पूर्ति के क्या विकल्प हैं? दरअसल इन विकल्पों की दुनिया में काफ़ी ऊंच नीच है। जिस विज्ञापनीय सुंदरता के भोग के सपने लोग पाल रहे हैं, वैसी सुंदरता समाज में कम लोगों तक सीमित है। इससे एक भयानक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है, जो कभी कभी हत्या आदि का कारण भी बनती है। इस व्यवस्था को सुंदरता का पूंजीवाद कहा जा सकता है। और यही सुंदरता का पूंजीवाद माने सो कॉल्ड सुंदर बनने के चक्कर में, स्मार्ट बनने के चक्कर में, हॉट बनने के चक्कर में फिल्टर लगा लगा के, फिल्टर लगा लगा के, फिल्टर लगा लगा के, लाली पे लिपस्टिक पोत पोत के अपने आप को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि सुंदरता के बाजार में उनका विक्रय किया जा सके। अपने अंग प्रदर्शित कर करके, नंगे हो करके, छोटे छोटे कपड़े पहन करके अपने सो कॉल्ड सुंदरता का प्रदर्शन करते हैं, ताकि उसका पूंजीवाद, उसका वाणिज्यीकरण, उसका कमर्शियलाइजेशन हो सके। तो सुंदरता का पूंजीवाद, अपने तन को दिखाना, इसी का ही उदाहरण है। यूँ तो यह पूंजीवाद विवाह व्यवस्था के भीतर हमेशा मौजूद रहा है, और इसने सुंदर लड़कियां सबसे अमीर और ताकतवर पुरुषों को उपलब्ध कराई हैं। तो यह सुंदर बनने के चक्कर में फिल्टर और लाली लिपस्टिक पोत पोत के जो है अपना नचनिया बना लेती हैं। आजकल यह अपने सबसे भयानक रूप में, भाई जैसे भगवान बनाए हैं उस पर गर्व करो ना, गर्व करो उस पर। काहे को पोत रही हो, काहे को फिल्टर लगा रही हो, बेस्ट हो। सुंदर दिखने के चक्कर में भगवान जैसा बना दिए हैं, सुंदर हो तुम, बहुत सुंदर हो। ज़्यादा सुंदर बनने के चक्कर में अपने आप का बलात्कार ना करो। खुद कर रेप ना करो भाई, खुद कर रेप ना करो। अपने आप को खरबोट के सारा जो है मैल निकालना चाह रहे हो, अपने रंग को जो भगवान सांवला बनाए हैं उसको तुम चमकियाना चाह रहे हो, कि गोरहर चमड़ी लेकर निकले बाजार में ताकि सब छपट पड़े ऊपरा। ये खुद के साथ बलात्कार है, खुद के साथ अन्याय है मूर्खों, खुद के साथ अन्याय है। और ऐसे लोग बलात्कारियों को गरियाएं तो ठीक है, कोई बात नहीं, खुद को भी गरियाओ मूर्ख, खुद को भी गरियाओ। ईश्वर जैसा बना दिए हैं, अच्छा बनाए हैं, उसका सम्मान करो। अपनी गरिमा, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान का खुद ही लिहाज रखो। अपना सशक्तिकरण करो, अच्छी शिक्षा और अच्छा व्यवहार, कोई आपको छूने नहीं देगा।
किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको छू लेगा। जो सुन्नर और आकर्षक किशोर युवा हैं सुन्नर और आकर्षक किशोर युवा हैं, वे इस पूंजीवाद के सबसे सफल खिलाड़ी हैं। अंग्रेजी स्कूलों या अच्छे कॉलेजों में पढ़ने वाले युवकों को यह मौका हमेशा उपलब्ध है कि वे तथाकथित स्मार्ट लड़कियों या विज्ञापन सुंदरियों से मैत्री साध कर अपनी कुंठाओं से मुक्त हो जाएं। जो लोग इस वर्ग से बाहर हैं, उनके लिए यौन इच्छाओं के इस भड़काऊ बाजार में कुंठित रहना मजबूरी है। उनमें भी अमीरों को कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया के हर बड़े शहर में सेक्स भी एक उत्पाद है जिसे खरीदा जा सकता है जी। पैसा दो, भोगो। अगर जेब भरी हो तो वे अपनी पसंद के अनुसार सुंदरता के बाजार में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लड़कियां परोस देती हैं खुद को। पैसा दो मतलब जो यौन वाले बाजार में संलिप्त हों, वह अपने आप को परोस देंगी कि लीजिए जी और पैसा दीजिए जी, और कुंठाओं से बचे रह सकते हैं। पर बाकी वर्गों के पास अवैध रूप से बढ़ी हुई इन इच्छाओं की पूर्ति के कम मौके हैं। गरीब तथा अवर्ण युवक भी मीडिया द्वारा रचे हुए जाल के कारण ऐसे ही विज्ञापन सुंदरियों के सपने देखते हैं, जिन्हें पूरा करना उनकी हैसियत से बाहर की बात होती है। भाई पैसा नहीं है तो हासिल नहीं होगा, लड़की नहीं आएगी तुम्हारे पास में, लड़की पैसा के पीछे जाएगी तो क्या करेंगे, वो बलात्कार करेंगे। जो ये गलत है। उन गरीबों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां उन्हें उस वर्ग में प्रविष्ट नहीं होने देती कि वे ऐसी सुंदरता को हासिल कर सकें। ऐसा नहीं है कि उनके वर्ग में सुंदरता नहीं होती है, पर वह भी आमतौर पर पूंजीवादी ताकतों द्वारा उच्च वर्ग में खींच ली जाती हैं। कुल मिलाकर इन गरीबों के हिस्से में कुंठा ही आती है, कभी न मिटने वाली कुंठा। यही कुंठा किसी नाजुक क्षण में उन्हें मजबूर करती है कि वे सब आगा पीछा भूलकर किसी सुंदर स्त्री को दबोच लें और बाद में परिणामों की भयावहता देखकर पछताते रहें। इससे जुड़े एक और कारण यह पर गौर करना चाहिए। सभी कारण पर ध्यानपूर्वक देखें, कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे कारण उत्तरदायी हैं, तो किसी एक कारण के पीछे पड़ जाना भी उचित नहीं है। कई सारे कारण उत्तरदायी हैं, कई सारी परिस्थितियां होती हैं, कई सारे बातें होती हैं जिसके कारण से भिन्न भिन्न प्रकार के जो रूप के जो बलात्कार हैं वो सामने आते हैं। एक और कारण पर गौर करना चाहिए जो शायद बलात्कार से जुड़ी हिंसा पर कुछ प्रकाश डाल सके। इसका संबंध असंतुलित विकास, भाई ये सबसे जुड़ा हुआ है ना जी। असंतुलित विकास, शहरीकरण और प्रवासन जैसे विषयों से भी है जी। हम जानते हैं कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लाखों लोग रोजगार की तलाश में अपना घर बार छोड़ कर आते हैं। ये रिक्शा, बस, ऑटो चलाते हैं या मजदूरी, चौकीदारी जैसे बोझिल और थकाऊ काम करते हैं। इनकी आय इतनी कम होती है कि आमतौर पर ये पत्नी और परिवार को अपने साथ नहीं रख पाते। इन्हें न पारिवारिक आत्मीयता नसीब होती है, न गार्हस्थ्यिक प्रेम की कोमल और गुलाबी दुनिया। इनका काम इतना बोझिल होता है कि वह सृजनात्मक संतोष नहीं दे पाता। यह संपूर्ण भावनात्मक व सृजनात्मक असंतोष एक ओर इन्हें शराब और नशे की ओर धकेलता है तो दूसरी ओर इनकी यौन आक्रामकता तथा अपराध करने की हिम्मत को बढ़ाता है। मेडिकल साइंस के कुछ लोगों द्वारा प्रतिपादित इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन पुरुषों में यौन आक्रामकता पैदा करता है, वह तनाव, असंतोष और गुस्से के कारण और उद्दीप्त हो जाता है जी। तनाव बढ़ेगा, असंतोष बढ़ेगा, गुस्सा अगर होगा तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और ज़्यादा उद्दीप्त होगा। तनाव से भरी जिंदगी के समानांतर हर समय आसपास मौजूद महानगरीय यौन चकाचौंध इनकी शारीरिक भूख को बेतरह उद्दीप्त कर देती है, इतनी ज़्यादा कि यौन असंतोष इनका स्थायी भाव हो जाता है
और बार बार बेचैन करता है, उनके पास यह विकल्प होता है कि वे किसी वेश्या के पास चले जाएं, पर वेश्यावृत्ति भी हमारे देश में गैर कानूनी है। अगर गैर कानूनी वाले पक्ष को छोड़ दें तो भी इनकी इतनी हैसियत नहीं होती कि वे पंचतारा 5 स्टार होटलों की विज्ञापन वाली सुंदर कॉल गर्ल्स के पास जा सकें। परंपरागत रेड लाइट इलाके में ये जा सकते हैं, पर वह इनके सपनों को संतुष्ट नहीं कर पाता। कुछ देशों ने इस असंतोष को दूर करने के लिए यौन खिलौना सेक्स टॉयज की अनुमति दी है, जो काफ़ी हद तक इस अभाव की पूर्ति करने में कारगर साबित होते हैं। पर चूंकि भारत में यह विकल्प भी गैर कानूनी है, इसलिए कुंठित युवाओं के तनाव का विरेचन ही नहीं हो पाता। इस सब का परिणाम यह होता है कि वे दिमाग पर एक बोझ लिए रहते हैं। जब कभी उन्हें कोई आकर्षक लड़की या महिला दिखती है, विशेषतः ऐसी लड़कियां महिलाएं जिनका पहनावा काफी उदार किस्म का हो, तो उनका मन बुरी तरह जोर मारता है, पर आसपास के माहौल का डर हर बार भारी पड़ता है। ऐसी हर विफलता नारी देह के प्रति इन्हें ज्यादा भूख और बीमार बना देती है। यही संचित कुंठा, भाई देखिए, कुंठा एक सत्य है, कुंठा एक सत्य है। लाखों करोड़ों व्यक्ति कुंठित हैं इस कारण से। यौन आक्रामकता चरम पर है। अकेलापन, करियर की चिंता, तनाव, गुस्सा, एंजाइटी, फियर चरम पर है जी। सब तलिया रहे हैं कहीं ना कहीं। जिसको उपलब्ध है उसको उपलब्ध है, जिसके पास पेस में जेब में पैसा है उसके लिए उपलब्ध है, बाकी सब तलिया रहे हैं। और जब कभी देखते पहनावा काफी उदार है, अंग प्रदर्शित हो रहे हैं, तो जी ललिया जाता है। ज्यादा भूखा और बीमार बना देती हैं। यही संचित कुंठा एक अजीब सी क्रूरता को जन्म देती है। यही कारण है कि अगर कभी कोई लड़की इनके जाल में फंस जाती है, तो मामला सिर्फ यौन क्रिया तक नहीं रह जाता। उसके बलात्कार के बहाने वो हर पिछली प्यास बुझा लेना चाहते हैं। उसके देह को नोच नोच कर हर पुरानी हार का बदला ले लेना चाहते हैं। उसकी हर चीख इनके कुंठित मन को गहराई तक संतुष्ट करती है। ज़्यादातर बलात्कार का एक कारण सामाजिक दबावों की अनुपस्थिति में भी छुपा है। बहुत सारे कारण हैं, हर कारण पे गौर करना पड़ेगा जी, लंबा सेशन है। ज़्यादातर बलात्कार का एक कारण सामाजिक दबावों की अनुपस्थिति में भी छिपा है। बलात्कार के अधिकांश अपराधियों को यह भय नहीं होता कि उनका परिवार और समाज उनका बहिष्कार कर देगा। सामंती समाज में लड़के द्वारा किए गए बलात्कार को क्षम्य माना जाता है। कुछ लोग तो उसे प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस कहकर भी मुक्त हो जाते हैं। दूसरी ओर बड़े शहरों में होने वाले बहुत से बलात्कार उन लोगों द्वारा किए जाते हैं जो बाहर से आए हैं और अपने समाज के दबावों से तात्कालिक तौर पर मुक्त हैं। कि कोई देख नहीं रहा है, मेरे घर परिवार वाला, गांव देश वाला बेइज्जती नहीं होगा, लूट लो। जातिवादी या सांप्रदायिक दमन के समय तो सामाजिक दबाव पूरी तरह हट जाता है और यही अपराध सामाजिक प्रशंसा का कारण बन जाता है जी। वाह, क्या काम किए बचवा। अगर वो जातिवादी और सांप्रदायिक दमन के समय ऐसा कृत हो रहा है तो प्रशंसा का पात्र हो गया। वही है ना कि दमनकारी जो बलात्कार हैं। यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि अगर समाज इसे अत्यंत घृणित कार्य के रूप में देखे और अपराधी का समाज से बहिष्कार कर दे, तो अधिकांश लोग ऐसी हिम्मत नहीं कर सकेंगे। कानून से लड़ना आसान है, पर अपने समाज से लड़ने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। कानून के भय का अनुपस्थित होना भी कानून के भय का अनुपस्थित होना भी बलात्कार का एक स्पष्ट कारण है। पुलिसिया जो है ना, बहुत सारा केस आया है
कि कस्टोडियल रेप हुए हैं। कस्टोडियल रेप, कस्टडी के अंदर में थाने दरवा रेप किया है कुकुरा। अपराधियों को पता होता है कि कानून व्यवस्था बहुत लचर है। पुलिसिया खुद चोर वाला काम करती है, कई बार पैसा ऐंठती है रिक्शे वाले से कुकुरा, पैसा ऐंठती है गरीबों से कुकुरा। ये बहुत कुछ ऐसी पुलिसिया होती है जो खुद रेप करती है कुकुरा। तो ये क्या न्याय देगी कुकुरा? अदालतों में प्रायः साबित कर दिया जाता है, लेकिन सभी पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी पुलिस की बात नहीं है, कुछ पुलिस की बात है, कुछ डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं, जिनके ऊपर ऐसे एलिगेशन आते हैं, प्रूफ होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अदालतों में प्रायः साबित कर दिया जाता है कि यौन संबंध में लड़की की सहमति शामिल थी। आरोपियों के वकीलों का प्रसिद्ध परंपरागत और घटिया तर्क है कि अगर सुई हिलती रहे तो उसमें कोई धागा कैसे डाल सकता है। वाह वाह वाह। प्रसिद्ध विचारक रूसो तक ने कहा है कि औरत की मर्जी के बिना कोई यौन संबंध नहीं बन सकता। पुलिस कर्मचारी प्रायः सामंती समाज से ही आते हैं और वे इसे बहुत चिंताजनक कृत्य नहीं मानते। वे खुद लड़की को समझाते हैं कि मामले को रफा दफा करने की कोशिश करें, क्योंकि उसके लिए ऐसे मामलों में पड़ना ठीक नहीं है। सरकारी वकील प्रायः सुविधाओं और इच्छा शक्ति से वंचित होते हैं। अगर आरोपी अमीर है तो उसके वकीलों के सामने वे टिकने की ताकत नहीं रखते, पैसा खिला देगा। कई मामलों में वे आरोपियों से पैसा लेकर खुद ही मामले को कमज़ोर बना देते हैं। न्यायाधीशों में महिलाओं की संख्या बेहद कम है। कानून के प्रावधान भी कमज़ोर हैं। अधिकांश मामलों में आरोपी जमानत पर छूटकर बाहर घूमते हैं और शिकायत करने वाली लड़की हमेशा दूसरी दुर्घटना के भय में जीती है। कानूनी प्रक्रिया बेहद लंबी और थका देने वाली है। वह बलात्कार से भी ज़्यादा प्रताड़ित करती है। अदालतों के पास न्यायाधीश और अन्य सुविधाएं कम होने के कारण मुकदमे कई कई साल तक लटके रहते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं। वहाँ भी सज़ा हो जाए तो राष्ट्रपति से दया की अपील का प्रावधान है। यह सब होते होते न्याय का गला पूरी तरह घुट चुका होता है। अपराधियों के मन में कुल मिलाकर भय का संचार नहीं हो पाता। तो एक कारण दे दिया, कानून व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का लचर होना। सवाल यह भी है कि बलात्कार की संस्कृति को कैसे रोका जा सकता है। अब रोकने के उपाय वगैरह कुछ बता रहा है। इसके लिए कानूनी उपाय तो एक छोटा सा पक्ष है, असली समाधान बहुत से उपायों को एक साथ लागू करने में छुपा है। भूलना नहीं चाहिए कि सामाजिक उपाय धीरे धीरे असर दिखाते हैं, इसलिए अधैर्य से बचते हुए कई उपायों को, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को एक साथ लागू करना होगा। यौन आक्रमण के मामलों के लिए पूरे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएं। इनमें महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति पर बल दिया जाए। इन्हें मामला निपटाने के लिए अधिकतम 3 महीने का समय दिया जाए। किसी अदालत में ज़्यादा मामले हों तो ऐसी ही दूसरी अदालत को मामला स्थानांतरित किया जाए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी ही अवधि निर्धारित करें। राष्ट्रपति ऐसे मामलों पर अति दयालु होने से बचें और 3 महीनों के भीतर दया याचिका का निपटारा करें। पीड़ित को बार बार अदालत आने की बाध्यता से मुक्ति मिले। अगर अदालत में तकनीकी सुविधा है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से उसकी गवाही हो, ताकि उस पर दबाव न पड़े। इसके अलावा अगर अपराधी न्यायाधीश के सामने गुनाह कबूल कर ले तो पहले अपराध की स्थिति में दंड की मात्रा कुछ कम भी की जा सकती है, ताकि न्याय मिलने में देरी न हो। अगर बलात्कार किसी छोटी बच्ची का हो या उससे हिंसा भी शामिल हो तो किसी भी स्थिति में जमानत न दी जाए।
ऐसे मामलों के लिए हर शहर में पुलिस की विशेष शाखाएं क्राइम ब्रांच की तरह हों, जिनमें अधिकांश कर्मचारी महिलाएं हों। जो पुरुष कर्मचारी हो उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे महिलाओं या अन्य बलात्कृत व्यक्तियों के दर्द को महसूस करें। सामंती रवैया न अपनाएं। तृतीय लिंगियों के अधिकारों तथा उनकी सामाजिक दशा के संबंध में संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए इस विभाग के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए। दीर्घ अवधि में यह प्रशिक्षण सभी पुलिस कर्मचारियों को देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। वेश्यावृत्ति को समाप्त करना किसी समाज के बस की बात नहीं है। इस बात पर गंभीर चर्चा का वक्त आ गया है कि क्या उसे वैधता प्रदान की जानी चाहिए। इसके ऊपर भी निबंध पूछा गया है। इस कदम से बलात्कार की संभावना तो कम होगी ही, और भी कई लाभ होंगे, जैसे यह दलालों द्वारा वेश्याओं की आर्थिक व दैहिक शोषण को रोकेगा, उनके बच्चों के मानवाधिकारों को सुरक्षित करेगा तथा एड्स जैसे रोगों के संक्रमण को कम करने में भी सहायक होगा। इसके अलावा प्लास्टिक सेक्स टॉयज अर्थात यौन खिलौनों को भी वैधता प्रदान करने के बारे में सोचा जा सकता है। अगर यौन इच्छाओं की संतुष्टि निर्जीव वस्तुओं के सहारे हो जाए तो शायद हम कई संभावित बलात्कारों तथा एड्स जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। पुलिस, सेना तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर घर जाने का मौका मिलना चाहिए ताकि उनकी यौन इच्छाएं संतुष्ट रहें। काम का दबाव और तनाव भी इतना नहीं होना चाहिए कि वह बलात्कार का रूप ले लें। युवा कर्मियों को यथासंभव ऐसी जगहों पर नियुक्त किया जाना चाहिए कि वे चाहें तो अपने परिवार को साथ रख सकें या आसानी से अपने घर आ जा सकें। शहरों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की कार्य स्थितियां सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए। उन्हें इतना वेतन मिलना चाहिए कि वे अपने परिवार के साथ शहर में रह सकें। छुट्टियां भी इतनी ज़रूर मिलें कि वे अमानवीय तनाव से बच सकें और समय समय पर अपने घर जा सकें। काम की अवधि भी सामान्य स्थितियों में 8-9 घंटे से ज़्यादा ना हो। फिर महिलाओं को शिक्षा मिले, यह सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। शिक्षा रोजगार परक हो ताकि वे धीरे धीरे दूसरों पर निर्भरता से मुक्त हो सकें। उन्हें महिलाओं के उपलब्ध अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही आत्मरक्षा का बुनियादी प्रशिक्षण, सेल्फ डिफेंस, उनके पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए ताकि वे सॉफ्ट टारगेट न रहें। उन्हें आत्मरक्षा के लिए छोटे मोटे उपायों जैसे मिर्च का स्प्रे, सेफ्टी पिन आदि का साथ रखना के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें संपत्ति में हिस्सा दिए जाने का मामला गंभीरता से उठाना चाहिए। उनकी सामाजिक सुरक्षा जितनी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा वे प्रतिरोध कर सकेंगी और अपराध स्वतः कम होंगे। एक ऐसे फंड का निर्माण भी किया जाना चाहिए जिससे बलात्कार पीड़ित महिलाओं के आर्थिक सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। उनके लिए विशेष बीमा जैसी योजना भी चलाई जानी चाहिए ताकि ऐसी किसी दुर्घटना की स्थिति में उनका पुनर्वास आसान हो सके। जिस तरह फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड की व्यवस्था है उसी तरह टीवी के विज्ञापनों कार्यक्रमों के लिए भी होनी चाहिए। सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप से बचने के लिए इसकी सदस्यता समाजशास्त्रियों, प्राध्यापकों, रिटायर्ड न्यायाधीशों, वरिष्ठ पत्रकारों आदि को दी जा सकती है। रात के 11 बजे से पहले वही कार्यक्रम दिखाए जाने चाहिए जो बच्चों के मन पर अनुचित असर न डालें। उसके बाद सिर्फ वयस्कों को संबोधित कार्यक्रम दिखाए जा सकते हैं। इंटरनेट पर पोर्न साइट्स को रोकने का उपाय हो तो किया जाना चाहिए। साथ ही स्कूलों तथा मीडिया द्वारा माता पिता को बताया जाना चाहिए कि बच्चों को इनसे कैसे बचाया जा सकता है। बच्चों में 9वीं कक्षा से यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन अवश्य ही दी जानी चाहिए। यौन शिक्षा का अर्थ व्यापक स्वास्थ्य शिक्षा से है, जिसमें बच्चों को समझाया जाए कि कैसे वे किसी व्यक्ति द्वारा अपने शरीर के गलत स्पर्श आदि को पहचान सकते हैं। दूसरों की बॉडी लैंग्वेज तथा यौन संकेतों को समझने की परिपक्वता भी विकसित की जानी चाहिए।
इसके अलावा उन्हें यह भी समझाया जाना चाहिए कि विवाह से पूर्व यौन अनुभवों के क्या नुकसान हो सकते हैं। संसद या किसी भी विधानमंडल या पंचायत आदि के चुनाव में ऐसे सभी व्यक्तियों के प्रत्याशी बनने पर रोक लगाई जानी चाहिए जिन पर अधिकारी के जैसी मामले में अपराध सिद्ध हुआ हो या जिसके विरुद्ध न्यायालय को प्रथम दृष्टया आरोप सत्य दिखाई पड़े। सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन समाज के दृष्टिकोण में होना चाहिए। बलात्कार को दुर्घटना की तरह देखने की आदत विकसित की जानी चाहिए। जिस तरह सड़क की दुर्घटना में हम पीड़ित के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उसे अपराधी नहीं मानते, वैसे बलात्कार पीड़ित महिला के प्रति संवेदना का भाव होना चाहिए। उसे जिंदगी भर अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। अपराधियों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए ताकि ऐसे अपराध करने के प्रति भय पैदा हो। घर के भीतर लिंग समता के गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। लड़कों को घर के कामों में सहभागी बनाया जाना चाहिए। परवरिश की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि लड़कों लड़कियों के बीच अधिकतम समता सुनिश्चित हो। धर्म से जुड़े विश्वासों को भी इस कोड से जांचा जाना चाहिए कि वे लिंग भेद को प्रोत्साहित तो नहीं करते हैं। उपरोक्त सुझाव समाज को यौन अपराधों तथा उनसे जुड़ी हिंसा से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। इन्हें सफल बनाने के लिए सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति पर्याप्त नहीं है, सामाजिक इच्छा शक्ति की भी बड़ी भूमिका है। यह रास्ता स्त्रियां अकेले पार नहीं कर सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि पुरुष उन अवैध अधिकारों को स्वेच्छा से छोड़ने की ताकत अर्जित करें जो परंपरा ने स्त्रियों का हक मारकर उन्हें दिए हैं। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज़, बच्चों की फटी कॉपियों का चना जोर गरम के लिफाफे के बनने से पहले। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं। हे परम पिताओं परम पुरुषों, बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो। तो ये रहा पूरा निबंध। नमस्कार, जय हिंद।